हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं CUET का बिजनेस स्टडीज डोमेन का फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर। अब देखिए, इससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स थे, ठीक है, CUET में ही, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ वन शॉट रिवीजन के वे में, और उन सब वीडियोस का लिंक आपको प्लेलिस्ट के लिंक से मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है। सो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, फट से जाके देख लीजिए। अगर आपको ये नहीं पता कि CUET एग्जाम क्या है, तो आप सीरियसली लाइफ में कुछ बहुत अमेजिंग मिस कर रहे हो। अमेजिंग तो मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए, बट कुछ मिस कर रहे हो आप, ऐसा मान लो, ठीक है। सो जाके वो ओवरव्यू वाली वीडियो भी देख लो, CUET के बारे में अच्छे से जानकारी ले लो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ बदल सकती है, ठीक है। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अब हम ये चैप्टर। इसमें देखते हैं हम कि CUET ने पूरे सिलेबस मतलब पूरे चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स पिक किए हैं। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। मनी मार्केट के बारे में पता चलेगा आपको इसमें, और उसके नेचर और इंस्ट्रूमेंट्स जो डिफरेंट मनी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं उनके बारे में पता चलेगा। देन अदर सेगमेंट फाइनेंशियल मार्केट का है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का नेचर और टाइप्स, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में आपको पता चलेगा। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में आपको पता चलेगा। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, फंक्शंस क्या है, NSE क्या है, OCTEI, ट्रेडिंग प्रोसीजर, ये बहुत प्रिसाइज में रहेगा लेकिन आपको पता चल जाएगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के ऑब्जेक्टिव्स और उसके फंक्शंस क्या हैं ये आपको पता चल जाएगा। अब आपको ये तो पता ही होगा, CUET आपके NCERT के सिलेबस को ही रेफर करने वाला है, तो जो बुक्स आप ऑलरेडी 12th में पढ़ चुके हो वही आपको एक बार दोबारा से मतलब देखनी है। अब दोबारा से देखने का क्या मतलब है मेरा, वैसे तो सब बच्चे को लगेगा कि ये तो 12th में पढ़ा ही था, क्या ही है, ये है वो है, लेकिन हम सब ना यूजुअली क्या करते हैं, हम सब ना पेपर तक तो बहुत सीरियस रहते हैं किसी भी चीज़ को लेके। जैसे 17 मई को हुआ था हमारा बिजनेस स्टडीज़ का पेपर। सो पेपर से पहले तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हमें लगता है ये पेपर के बाद तक हमें याद रहेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन जैसे हम पेपर दे के आते हैं आधे से ज़्यादा चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। सो यहाँ पे मैं वापस से उनको पकड़ पकड़ के तुम्हारे दिमाग में डालने की कोशिश कर रही हूँ ताकि CUET में तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करो। CUET से तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज मिल सकता है, तो ड्रीम कॉलेज इतनी कोई सस्ती चीज़ नहीं होती, इतनी ईजी चीज़ नहीं होती टू अचीव। सो इसलिए थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना, ये मेरी तुम्हारे को क्या रहेगी, एक सजेशन रहेगी। चलो फर्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों में काइंड ऑफ मैं भी आती हूँ, ऐसे मान लीजिए, जो अपने पैसे को बहुत ही ज़्यादा दबा के रखते हैं, ठीक है, जो अपने पैसे को बहुत ज़्यादा दबा के रखते हैं ऐसे लॉकर में, ऐसे दिखता है ना, ऐसे पग खोलते हैं अपन उसको आराम से, या सो बहुत सारे लोग अपने पैसे को ऐसे लॉकर में दबा के रखते हैं। अब इस लॉकर में जब तुम पैसे रखोगे, फॉर से मैं बोलती हूँ मैंने इसमें रखे हुए हैं 5 लाख रुपए, ओके, आज है ईयर 2022 ही चल रहा है ना, हाँ। 10 साल बाद मैंने इस लॉकर को खोला, ओके, ऐसे इसका दरवाज़ा था, ये खुल गया और इसके बीच में रखे हुए हैं ऐसे पैसे। ड्राइंग तो सही है मेरी, है ना, बहुत सही है, ओके। सो अब मैंने ये खोला कब, 2032 में, 32 में मतलब, ओके। 10 साल तक मैं इसे रख के भूल गई थी, ये लॉकर कहीं अंदर दब गया था। उसके बाद मैंने 10 साल बाद मुझे याद आया कि अरे मेरे तो पैसे पड़े हुए हैं, निकालो ज़रा। जब खोल के देखा, यहाँ मुझे बताइए आप, मुझे लॉकर में कितने पैसे मिलेंगे। 2022 में मैंने एक लॉकर रखा जिसमें मैंने 5 लाख रुपए रखे, और इस लॉकर को रख के मैं भूल गई, और फिर मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई, बुढ़ापा आ गया, ठीक है। फिर बुढ़ापा आया, फिर उसके बाद एक दिन ऐसा होता है ना, बुढ़ापे में फट से कोई चीज़ याद आ जाती है। तो मैंने उस टाइम अपने बाल बच्चों को बोला, अरे 10 साल पहले मैंने कोई चीज़ रखी थी। मेरे बाल बच्चे वैसे उस टाइम तक इतने बड़े तो होंगे नहीं, बट स्टिल फिर भी मान लेते हैं। 32 में मैंने उनको बोला कि भैया ये लॉकर खोलो, इसमें मैंने पैसे रखे हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि 10 साल बाद जब ये लॉकर खुला तो इसमें कितने पैसे मिले। रखे कितने थे, 5 लाख, और चूहा वूहा भी नहीं था वहाँ पे कि कुतर जाए कि जितने थे वो भी चले जाए। आंसर विल बी 5 लाख ओनली।
पैसों को रिप्रोड्यूस करना नहीं आता है। सो 5 लाख अगर आपने रखे हैं तो 5 लाख ही मिलेंगे आपको, इससे ज्यादा तो नहीं मिल सकते। लेकिन अगर तुम उस टाइम पे इन्फ्लेशन देखो, पैसे की वैल्यू देखो, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि पैसे की वैल्यू ड्रॉप हुई है। जो तुमने 5 लाख रुपए रखे थे वो 5 लाख के रूप में तो तुम्हें वापस मिलेंगे, लेकिन उस टाइम पे 5 लाख की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी जो आज की डेट में है। जैसे पहले के ज़माने में 10 रुपए बहुत बड़ी चीज़ कंसिडर की जाती थी। मेरी मॉम बोलती थी हम 3 रुपए लेके जाते थे और एक पूरा ऐसा डब्बा भर के छोले खरीद के लाते थे, मतलब बने हुए छोले खाने के लिए, और हम सब फ्रेंड्स मिलके उसी के साथ रोटी खाते थे। आज 3 रुपए में कोई तुम्हें छोले देगा? समोसा तक नहीं मिलता यार। बचपन में मैं 3 रुपए का समोसा खाती थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई तो 5 रुपए का मिलने लग गया। आज अगर तुम समोसा खाने जाओ तो अगर बहुत लाविश जगह खा रहे हो तो वही समोसा 150-200 का मिलता है, या फिर नॉर्मल जगह भी खाओ तो कहीं पे भी 15 रुपए से कम का समोसा नहीं मिलता है। एटलीस्ट जहां से मैं खाती हूँ वहां से तो 15 रुपए का कम नहीं मिलता। कहीं सस्ता मिलता तो मुझे जरूर बताना, और अच्छा मिलता हो तो ही, ठीक है। सो ये सीन है। उस टाइम पे पैसे की वैल्यू ज्यादा हुआ करती थी, बिकॉज इन्फ्लेशन और बहुत सारे अदर फैक्टर्स जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं वो सब काम कर, मतलब उनका काम थोड़ा कम हुआ करता था। बट आज वही चीज, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, चीज़ें बढ़ गई हैं, मनी की वैल्यू ड्रॉप हो गई है, तो आज 3 रुपए की आज सच कोई वैल्यू नहीं मिली है। आज की डेट में अगर तुम किसी बच्चे को 2 रुपए पॉकेट मनी दोगे या 2 रुपए खुश होके दोगे, वो फेंक के मारेगा, बोलेगा इसका मैं क्या करूँ, 100 से नीचे तो वो बात ही नहीं करते। सो सेम चीज है कि 5 लाख रुपए तुम्हारे लॉकर में से निकलेंगे तो सही 2032 में, लेकिन उनकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होगी, मतलब बहुत ही कम होगी, 1 लाख 2 लाख के बराबर होगी। सो इट्स बेटर कि हमें ये पैसा ऐसे कामों में लगाना चाहिए जो कि हमें उस पैसे की कीमत को बढ़ाने में मदद करे, है ना। पर मैं बोलूंगी मैं तो ऐसा कुछ काम ही नहीं करती हूँ, मेरा तो कोई ऐसा बिजनेस ही नहीं है, मैं तो जॉब कर रही हूँ, तो मैं ऐसे कौन से काम में लगाऊं जहां पे इस पैसे को बढ़ोतरी मिले। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो ये जॉब वाले लोग हुआ करते थे, या जो लोग ऐसे होते थे जो बिजनेसेस नहीं कर रहे होते थे, जो अपने पैसे को डबल ट्रिपल नहीं कर पाते थे खुद से, उन लोगों के लिए फाइनेंशियल मार्केट की कॉन्सेप्ट आई। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, ये जो पैसा मैंने लॉकर में रखा था, फाइनेंशियल मार्केट एक मिडलमैन बन के ये पैसा उन लोगों तक पहुंचाने की वो करेगा, फिजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो करते हैं बिजनेस या जो इस पैसे को यूज करके प्रोडक्टिविटी अचीव करेंगे और इस पैसे के वैल्यू में एडिशन लाएंगे, इस पैसे को बढ़ाएंगे। मेरे लॉकर में पैसा ना रख के मैंने उस पैसे को फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू, बीइंग द मिडलमैन, आगे कहीं पे लगाया, जिसकी वजह से मेरे पैसे में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट का क्या रोल हुआ, फाइनेंशियल मार्केट मिडलमैन बना, जिसने उन लोगों के जिनके पास पैसा है लेकिन उससे क्या किया जा सकता है वो नहीं पता, जिनके पास आइडली पैसा पड़ा हुआ है, उनसे पैसा लेके उन लोगों तक पहुंचाया जो लोग उस पैसे का सही इस्तेमाल कर सकते थे और उस पैसे से और पैसा बना सकते थे, मतलब बिजनेस हाउसेस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये सब लोग। They say financial market refers to a market for the creation and exchange of financial assets such as shares and debentures. Financial market basically financial assets का creation वगैरह कराते हैं, जैसे कि shares और debentures हो गए। In this market, money from those who have surplus money is transferred to those who require investment. ऐसे लोग जिनके पास surplus में पैसा है, उनसे पैसा लेके ऐसे लोगों को ट्रांसफर करते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इन्वेस्टर्स आर सरप्लस यूनिट्स एंड बिजनेस एंटरप्राइजेज आर डेफिसिट यूनिट। जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जैसे वो इस एग्जांपल में मैं अपने आप को बोलूँगी, उनके पास सरप्लस यूनिट्स हैं, जबकि वो जो बिजनेस हाउस था जिसमें मैंने पैसा लगाया था उनके पास डेफिसिट था, मतलब पैसे की कमी थी। तो मेरा पैसा मूव किया वहाँ तक, किसके थ्रू, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू, जिसने सरप्लस और डेफिसिट यूनिट्स को मिलवाने का, लिंक करने का काम किया। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट से फाइनेंशियल मार्केट फंक्शंस, channelizing savings into investments, price determination, facilitates liquidity, low transaction cost। वापस से आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब देखो, मैंने तो अपनी सेविंग्स लॉकर में रखी हुई थी, कुछ नहीं कर रही थी मैं उन सेविंग्स का।
इन्होंने मतलब फाइनेंशियल मार्केट ने मेरी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट किया। लॉकर में अगर मेरा पैसा पड़ा रहता तो वो बस पड़ा ही रहता, लेकिन अब मुझे मौका मिला है उस पैसे से और पैसा कमाने का। उस पैसे को मैं ऐसी किसी बॉडी मतलब बिजनेस हाउस को दे दूंगी, वो मुझे डिविडेंड पे करेंगे, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है। अगर मैं डिबेंचर्स के रूप में उनको दूंगी, मतलब डिबेंचर्स उनसे लेके उनको पैसा दूंगी, तो मुझे इंटरेस्ट पे करेंगे, डिबेंचर का भी पैसा वापस करेंगे। इक्विटी के केस में वो मुझे ऑनरशिप देंगे। तो ऐसे सारे सिनेरियो में मेरा भला हो रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे फायदा हो रहा है। ठीक है, सो मेरी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। सेविंग से मेरा भला नहीं हो रहा था, बट इन्वेस्टमेंट से मुझे रिटर्न मिलेगा, मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, आई विल बी एबल टू अर्न समथिंग ऑन माई मनी, तो वो चीज़ हो जाएगी। फिर आता है प्राइस डिटर्मिनेशन। कैसे? मार्केट में किसी भी चीज़ का प्राइस कैसे डिटर्मिन होता है? उसकी डिमांड और सप्लाई पे, है ना। किसी भी चीज़ का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? उसकी डिमांड और सप्लाई पे। मान लीजिए मेरे को कोई चीज़ पसंद है, ठीक है, उसको खरीदने के लिए मैं ज़्यादा पैसे भी पे करने के लिए तैयार हो सकती हूँ। तो डिमांड अगर किसी प्रोडक्ट की हाई होगी और सप्लाई उस प्रोडक्ट की लो होगी, तो प्राइस उसका क्या रहेगा? हाई रहेगा। क्योंकि भैया जिस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसको खरीदने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या हुआ? डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो प्राइस मुंह मांगा मिल सकता है। और उसी का उल्टा बोलूँ, अगर मैं, डिमांड बिल्कुल नहीं है प्रोडक्ट की, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, प्राइस क्या होगा? कम होगा। ऐसी चीज़ें जो कि आपने भर भर के बना दी हैं, लेकिन आज की डेट में उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज की डेट में लोग उन्हें पसंद नहीं करते खरीदना, तो ऐसे में आपको सस्ते दामों में उन सारी चीज़ों को बेचना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? उनकी डिमांड या सप्लाई पे। तो फाइनेंशियल मार्केट एक मार्केट बन गया है जहां पे डिमांड वाले लोग भी आते हैं, सप्लाई वाले लोग भी आते हैं। अब एक जगह जहां पे डिमांड और सप्लाई वाले दोनों लोग आ रहे होंगे, वो दोनों वहां पे खड़े होके एनालाइज करवा सकते हैं, मतलब अपने डिमांड और सप्लाई से मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उस पर्टिकुलर एसेट जिसके बारे में बात हो रही है, उसका प्राइस तय करवा सकते हैं। सो येस इंडीड, प्राइस डिटर्मिनेशन भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी शेयर आया है, उस शेयर की, उस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड लोग हैं जो उसे बेचने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे सिनेरियो में वो शेयर बहुत ऊंचे प्राइस पर बिकेगा। सो शेयर्स का, डिबेंचर्स का, फाइनेंशियल एसेट्स का प्राइस तय हो जाता है। फिर है लिक्विडिटी। अब आप मुझे एक बात बताओ, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मेरे आसपास कोई मार्केट नहीं है और ई प्लेटफॉर्म भी नहीं है मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट मेरे आसपास कोई भी मार्केट नहीं है और ना ही कोई ई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं बेच सकती हूँ अपने प्रोडक्ट्स को। सो ऐसे सिनेरियो में सोच के देखो मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा अपने प्रोडक्ट्स को बेचना। लिक्विडिटी क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट को दे के उसे कैश में कन्वर्ट करना। कैसे होगा? मैं किसी को बेचूंगी, वो मुझे पैसे देगा, मेरा प्रोडक्ट कैश में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि प्रोडक्ट मेरे हाथ से चला गया, उसके बदले में मेरे पास कैश आ गया। दिस इज व्हाट वी कॉल लिक्विडिटी। सो लिक्विडिटी अगर किसी प्रोडक्ट की बढ़ानी है तो मार्केट तो होना चाहिए। मुझे प्रोडक्ट बेचने के लिए पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा और मुश्किल से कोई प्रोडक्ट बिक पाएगा, मतलब प्रोडक्ट लिक्विडिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ। सो यहाँ पे क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है, मार्केट में आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, डिमांड वाले आ रहे हैं, सप्लाई वाले आ रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट्स ईजिली लिक्विडिटी अचीव कर पा रहे हैं। सो येस इंडीड इट फैसिलिटेट्स व्हाट? लिक्विडिटी। फिर है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर मार्केट नहीं होता, घूमते फिरते इतनी मेहनत करनी पड़ती, बट क्योंकि तुम्हें मार्केट मिल गया है तो तुम्हारी जो ये कॉस्ट थी, जितनी भी इनकर हो सकती थी, सारी बच जाएंगी। हो गया ना फ़ायदा? सो येस इट फैसिलिटेट्स, लाइक फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स इन मैनी थिंग्स। सो या इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। देन ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो अभी हमने पढ़ी, इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। They say financial markets are classified on the basis of maturity of the financial instruments traded in them. जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए जाते हैं, मतलब जैसे डिबेंचर्स हो गए, शेयर्स हो गए, मनी मार्केट के बहुत सारे कमर्शियल पेपर हो गए, ये हो गए, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स की मेच्योरिटी टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है कि उनकी क्लासिफिकेशन क्या होगी। सो मेच्योरिटी पे मतलब बेस्ड हमने क्लासिफाई किया हुआ है हमारे फाइनेंशियल मार्केट को।
इफ द मेच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 1 ईयर, अगर मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है तो मनी मार्केट कहलाया जाता है, अगर एक मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है तो कैपिटल मार्केट कहलाया जाता है. So it says capital market, it deals with raising capital by means of shares, bonds, other medium and long term investments. बड़ी या मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं उनमें डील करता है पर्टिकुलरली. इसमें प्राइमरी मार्केट आते हैं, सेकेंडरी मार्केट आते हैं, जबकि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लेंडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी विद मेच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से कम की जो वो रहती हैं इंस्ट्रूमेंट्स की मेच्योरिटी, उनमें डील करता है. Now we'll talk about money market. See, it says it refers to a market which deals in short-term securities and those maturity is less than 1 year. The assets in the money market can be regarded as very close substitutes for money and accordingly they are also called near money instrument. Money market instruments का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं near money instruments, मतलब जो easily money में convert हो सकते हैं, कैश में convert हो सकते हैं. इनकी maturity time period भी 1 साल की होती है कि अगर मान लीजिए हमने issue किया है तो 1 साल के अंदर अंदर वो खत्म हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, वो उसके बाद कोई यूज़ का नहीं रहेगा. तो अगर किसी को थोड़े समय के लिए पैसे चाहिए होते हैं, मतलब 4 दिन के लिए चाहिए, 4 महीने के लिए चाहिए, 2 महीने के लिए चाहिए, 2 दिन के लिए चाहिए, तो उस टाइम पे वो मनी मार्केट को अप्रोच करता है, वो शेयर्स इशू करने नहीं बैठेगा. ये दैट विल बी वेरी इलॉजिकल थिंग. मान लीजिए मेरे कहीं से पैसे आने वाले हैं और मुझे अभी पेमेंट करनी है कहीं पे, तो मेरे को बस ये पैसे आने में 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, लेकिन पेमेंट मुझे अभी करनी है. तो 1 हफ्ते के लिए मुझे पैसे चाहिए ऐसे मानिए, उसके लिए मैं शेयर्स इशू करने बैठ जाऊँगी. सोच के देखो कैसा लगेगा. तो शेयर्स इशू करूंगी भी ना, 1 हफ्ते के अंदर कहीं मुझे शेयर से पैसे नहीं मिलने वाले, चाहे मैं कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, क्योंकि प्रोसीजर फॉलो करने में इतना टाइम लग जाता है. तो मनी मार्केट उस टाइम पे सही मार्केट रहता है टू अप्रोच फॉर फुलफिलिंग योर पैसे की नीड. चलिए अब फीचर्स की बात करें मनी मार्केट के, तो फर्स्ट है मॉनेटरी असेट्स विद मेच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर. या तो ये 1 साल की मेच्योरिटी पीरियड के साथ आते हैं या 1 साल से कम की मेच्योरिटी पीरियड के साथ आते हैं, ज़्यादा नहीं होगा. फाइनेंशियल मार्केट आर अनसिक्योर्ड बट लोअर रिस्क एंड हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स. एक तो ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका मेच्योरिटी टाइम पीरियड 1 साल से अंदर अंदर होता है. उसके बाद ये हाईली लिक्विड होता है क्योंकि ईजिली कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं. उसके बाद ये अनसिक्योर्ड होते हैं और इनमें रिस्क भी कम होता है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन ही 1 साल से नीचे का है. कुछ सिक्योरिटीज़ का तो 14 दिन, 13 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसे रहते हैं. तो ये 7 दिन में कितना ही बड़ा रिस्क हो जाएगा, तुम सोच के देखो. हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी तो है भैया. फ्यूचर इज अनसर्टेन, वी कैन नॉट से एनीथिंग, लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है. ठीक है. Then they say helps raising funds for meeting temporary cash shortages or obligation. जो शॉर्ट टर्म हमारी ऑब्लिगेशंस होती हैं, मतलब शॉर्ट टर्म हमारी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उनको फुलफिल करने में काम आता है. Major participants are banking and other financial corporations like RBI, commercial banks, non-banking finance companies, state government, large corporate houses and mutual funds वाले companies. So basically यही सारे लोग हैं जो ज़्यादातर इन्वॉल्व रहते हैं मनी मार्केट में. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में एक एक करके. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से. सी फर्स्ट हमारा जो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है ट्रेजरी बिल. ये बोलते हैं इट इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सिंपल सी बात है भैया, मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म ही होगा, राइट. तो ये तो मतलब कोई लिखने वाली बात नहीं थी, बट स्टिल अगर आपको पॉइंट्स ऐड करने हैं तो वहां पे ये पॉइंट्स ऐड करने में आपकी मदद करेगा. दूसरी चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखी हुई है वो ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टूल है. मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब भी पैसे रेज करने होते हैं तो उस टाइम पे वो इस्तेमाल करती है ट्रेजरी बिल्स का. Then they say it is a promissory note having a maturity period of less than 1 year. ये एक promissory note है जिसकी maturity period 1 साल से कम होती है. It is issued by Reserve Bank of India on behalf of central government and is highly liquid instrument. क्योंकि गवर्नमेंट खुद से कोई भी काम नहीं करती मॉनेटरी चीज़ों का रिलेटेड, वो हमेशा आरबीआई को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि मेरे बिहाफ पे तुम करो. तो ये इशू किसके द्वारा किए जाते हैं? आरबीआई द्वारा किए जाते हैं. समझने की वाली बात ये है कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो ट्रेजरी बिल्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो खुद तामझाम में नहीं फंसता है. वो आरबीआई को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि बेटा मेरे बिहाफ पे तुम ये काम करोगे. तो काइंड ऑफ डेलीगेशन है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को बोलेगा, आरबीआई ये काम उसके बिहाफ पे करेगा और पैसे कलेक्ट करके किसको दे देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देगा. इट इज अवेलेबल फॉर अ मिनिमम ऑफ 25,000 and in multiples thereof.
ये चीज़ याद रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि भैया कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख देते हैं कि किसी ने ट्रेजरी बिल इशू किया 21,000 का। तो पहली बात तो यही गलत हो गई कि किसी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती या आरबीआई करता तो समझ में आता। और दूसरा 21,000 कैसे, 25,000 के मल्टीपल्स में जब ये इशू होते हैं तो आप 21,000 का कैसे कर सकते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड एंड हैज वेरी लो रिस्क एंड ऑफर्स एन अश्योर्ड रिटर्न। ये जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहलाए जाते हैं और इनका लो रिस्क रहता है और ये अश्योर्ड रिटर्न्स देते हैं। कैसे देते हैं भाई, देखो हम सिटीजन्स हैं, राइट। हम सिटीजन्स अगर अपना पैसा गवर्नमेंट की चीज़ में लगा रहे हैं और गवर्नमेंट हमारा पैसा खा जाए तो हम भरोसा किस पे करेंगे। ऐसे समझो कि पुलिस वाले जो हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, अगर वही हमें हरास करने शुरू कर दें तो हम भरोसा कर पाएंगे क्या उन पे दोबारा? नहीं कर पाएंगे। तो सेम वे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई, जिनको हम अपना सब कुछ मानते हैं, अगर वही हमारे पैसे लेके भाग जाए तो हम उन पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। और गवर्नमेंट ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती। गवर्नमेंट चलती ही भरोसे पे है। हम लोग क्यों ये पॉलिटिशियंस को इलेक्ट करते हैं, हम क्यों ये सिस्टम को मानते हैं, हम क्यों पार्लियामेंट वाली चीज़ों को मानते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा है कि ये चीज़ें हमारे देश को आगे ले जा सकती है। अगर मान लीजिए एक्सट्रीम लेवल पे सबका भरोसा ही उठ गया तो हमारी सिचुएशन भी वैसे हो जाएगी जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान और इन सब नेशंस की हुई है, जो अपने रूलर्स को ही या अपने प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को ही कुछ नहीं समझते एक सर्टेन टाइम के बाद। ठीक है, अगर भरोसा उठ गया सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए भरोसा मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट कभी भी आपका पैसा लेके नहीं उड़ेगी और ना ही उसको हजम कर लेगी, वो हमेशा आपको गारंटेड रिटर्न देगी। ठीक है। द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल्स वेरीज फ्रॉम 14 डेज टू 364 डेज। ये 14 दिन से लेके 364 डेज तक के लिए इशू किए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कितने टाइम पीरियड के लिए आरबीआई कर रहा है। तो जिस भी ट्रेजरी बिल में आप अपने पैसे लगाएंगे वहाँ आप देख लीजिएगा पहले ही कि भैया कितने टाइम पीरियड के लिए पर्टिकुलर चीज़ है। फिर है कॉल मनी। It says it is a money market instrument which is used by commercial banks for interbank transactions। देखिए, आपको पता होगा हर एक बैंक को CRR एंड SLR की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, मतलब ऑब्लिगेशन पूरी करनी पड़ती है। CRR एंड SLR की ऑब्लिगेशन पूरी करनी पड़ती है हर एक बैंक को, राइट। कई बार क्या होता है, बैंक के पास पैसे कम पड़ जाते हैं। अब भैया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको निभानी ही है SLR वगैरह की। तो उस टाइम पे बैंक दूसरे बैंक को बोलता है कि यार इस बार मेरे पास ना पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं, तो दे देगा क्या 15 एक दिन के लिए। सामने वाला बैंक बोलता है चल कोई बात नहीं, पिछली बार मेरी मुसीबत में तूने मेरी मदद की थी, मैं तुझे इस बार पैसे दे देता हूँ। तो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन जब होती हैं, दो बैंक्स के बीच में जब जो ट्रांजैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कॉल मनी। ठीक है, ये मतलब ये टिपिकली बैंक के द्वारा ही इशू किया जाता है दूसरे बैंक के लिए, एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं और एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही होते हैं और ये ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए होते हैं। These instruments are used by commercial banks for meeting their cash reserve requirement. That is, commercial banks borrow from one by the other bank to fulfill any shortage of funds required to maintain the cash reserve ratio through call money. It has a maturity period of less than 15 days. इसका maturity period 15 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। कभी बैंक 3 दिन के लिए मांग लेता है, कभी बैंक 4 दिन के लिए मांग लेता है, कभी 10 दिन के लिए, कभी 12 दिन के लिए, इस तरह से वारी करता है। फिर ये बोलते हैं इंटरेस्ट इज पेड ऑन द कॉल मनी विच इज कॉल्ड द कॉल रेट। ये जो बैंक एक दूसरे की मदद कर रहे हैं वो बिना किसी इंटरेस्ट के नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि भैया हाँ मैं सोशल वेलफेयर करना चाहता हूँ तो मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, नहीं, ये वो अपने मतलब के लिए भी करता है। जब हम किसी को उधारी देते हैं हमेशा तो ये नहीं होता ना कि हम उसे उधारी फर से मतलब एक अच्छा नाम कमाने के लिए, गुडविल बनाने के लिए देते हैं। समटाइम्स हम उधारी इसलिए भी देते हैं ताकि हम उससे अच्छा खासा इंटरेस्ट का रकम जमा कर सकें। तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट पे किया जाता है और उसको बोला जाता है कॉल रेट। ठीक है, दिस रेट इज हाईली वेरिएबल वेरिंग फ्रॉम डे टू डे। ये जो रेट है ना ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहता है। कभी कभी दिन वाइज, कभी कभी डे वाइज, मतलब दिन वाइज डे वाइज दोनों सेम हो जाता है। कभी कभी डे वाइज, कभी कभी हफ्ते वाइज, कभी कभी इवन आर वाइज, लाइक 1 घंटे पहले कुछ और था, अब 1 घंटे बाद कुछ और है, ऐसा। An inverse relationship exists between the call rate and the money market instruments such as commercial papers and certificates of deposit। ये बोल रहे हैं कि जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट के और कॉल मनी, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक इनवर्स रिलेशनशिप चलता है। ठीक है, इसका मतलब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टेक्निकल है।
इकोनॉमिक्स वाले उसमें जाके टिपिकली आपको मतलब पता चलेगा। जब आप बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो साक्षी मैम आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे इस पर्टिकुलर चीज़ को। When the call money rate rises, other instruments of the money market become comparatively cheaper and thereby their demand increases। जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ना कि दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, तो वही एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसका पैसा, इसका रेट बढ़ता है वो नीचे आ जाते हैं, वो ऊपर चढ़ते हैं ये नीचे आ जाता है, ऐसा। Now that's commercial paper. Commercial paper में बोलते हैं it's a short term unsecured money market instrument introduced in the year 1990. Again short term यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें पहले से ही पता था कि मनी मार्केट वाले तो ज़्यादातर शॉर्ट ही होते हैं। Basically it is a promissory note which is negotiable and transferable. It has a maturity period ranging from a minimum of 15 days to a maximum of 1 year. 15 दिन से लेके 1 साल तक के लिए। ट्रेजरी बिल्स जैसे होते हैं ना 14 दिन से लेके 364 डेज के लिए, वैसे ही यहाँ पे एक दिन बढ़ा दिया गया है, 15 दिन से लेके मिनिमम 1 ईयर तक, मैक्सिमम 1 ईयर तक ये किए जा सकते हैं इशू। These are primarily used by large and credit worthy companies. ये है यहाँ का कीवर्ड। जैसे ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा इशू किए जाते हैं, जैसे कॉल मनी इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस पे होती है, वैसे ही कमर्शियल पेपर्स बड़ी लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज द्वारा इशू किए जाते हैं। ठीक है, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना एक स्पेशलाइज्ड चीज़ है जिसके बेसिस पे उसे इशू किया जाता है, या स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो उसे इशू करती है, तो वो याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं से सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन उठ सकता है, और अगर मैच द फॉलोइंग आ गया ना इस चैप्टर से और इसी पोर्शन में से, तो आपके मतलब चारों के चारों इंस्ट्रूमेंट साथ में दिए होंगे और फिर यू हैव टू मैच इट। तो उस चीज़ के लिए आपको ये वर्ड्स याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे, ये आपके की वर्ड्स है। ठीक है, for bridge financing. Now what is bridge financing? Bridge financing basically क्या बोलते हैं, bridge financing का मतलब होता है हम जहाँ खड़े हैं और जितने पैसे की हमें रिक्वायरमेंट है, इसके बीच में जो हमें पैसा लगाना पड़ रहा है उसे हम बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। मतलब समझे, फ्लोटेशन कॉस्ट पढ़ा था, फ्लोटेशन कॉस्ट इज काइंड ऑफ अ ब्रिज फाइनेंसिंग थिंग ओनली। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है कि भैया हमें पैसे की आवश्यकता है, हमने पैसे के लिए फर्स्ट से शेयर्स इशू किए। ठीक है, अब शेयर्स इशू करने में जो खर्चा आ रहा है, मतलब उससे हमें शेयर्स इशू करने के बाद हमें पैसे मिलेंगे, लेकिन शेयर्स इशू करने में जो खर्चा आ रहा है, ऐसे मानिए पैसे अट्रैक्ट करने के लिए, पैसे लाने के लिए आपको पैसा स्पेंड करना पड़ रहा है, तो ये जो खर्चा है दिस इज कॉल्ड ब्रिज फाइनेंसिंग। कि भैया जहाँ आप हैं अभी आपके पास पैसे नहीं है, और जहाँ आप होंगे, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे, उसके बीच में जो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। ठीक है, सो ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए बहुत सारी कंपनीज इसी पर्टिकुलर चीज़ को इस्तेमाल करती है, कमर्शियल पेपर्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ भी आई हैं कि किसी कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे लेकिन उसके पास फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए पैसे नहीं थे, तो अब बताइए मनी मार्केट का कौन से वाला इंस्ट्रूमेंट वो इस्तेमाल करेगी, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा कमर्शियल पेपर। लेकिन उस टाइम पे आपको ये ज़रूर रीड कर लेना है कि वो कंपनी ही है और एक लार्ज और क्रेडिट वर्दी कंपनी है, मतलब जिसका गुडविल अच्छा है, जिसका पेइंग कैपेसिटी अच्छा है, जो अपने जितने भी क्रेडिट्स हैं उनको पे ऑफ कर सकती है, वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको। Companies pay an interest rate lower than the market rates. Commercial papers are used for purposes such as to meet the flotation cost on long-term borrowings from the capital market. इसके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है जो कि मार्केट रेट से थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, तो एक फ़ायदा मिल जाता है उनको। It is a source of financing credit sales by companies for the short term. It is used by companies to finance their working capital requirement. This is a negotiable instrument. Negotiable instrument का मतलब होता है जिसको freely transferable जो होते हैं उनको negotiable बोले जाते हैं। Seller draws a commercial bill and gives it to the buyer who accepts it. After the buyer's acceptance, it becomes a tradable instrument. The seller can discount it with a commercial bank even before the bill matures. This is also known as discounting of bill. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ये क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे बिल मिला, ठीक है, अब बिल का मेच्योरिटी टाइम फिर से मैं बोलती हूँ, मतलब मेरे को बिल का एक्चुअल पेमेंट मिलेगा 5 दिन बाद, लेकिन मुझे आज ही पैसा चाहिए। ठीक है, मेरे पास बिल है पर उसका पेमेंट मुझे 5 दिन बाद मिलेगा क्योंकि बिल में जो डेट मेंशन है वो 5 दिन बाद वाली है। ठीक है, बट मुझे पैसा भी चाहिए, मैं वेट ही नहीं कर सकती, मुझे आगे पे करना है। तो इस सिनेरियो में मैं क्या करूँगी, उससे तो लड़ाई नहीं कर सकती क्योंकि भैया जो डेट लिखी हुई है वो तो तभी पे करेगा ना सामने वाला इंसान। तो ऐसे सिनेरियो में मैं क्या करूँगी, इस बिल को लेके जाऊँगी मैं बैंक के पास, बैंक को बोलूँगी बैंक ये बिल है मेरे पास, ठीक है, आप प्लीज़ ये बिल अपने पास रख के मुझे पैसे दे दीजिए जो भी इसमें मेंशन है। ठीक है, और आप उस दिन जिस दिन इस बिल की पेमेंट एक्चुअली आने वाली है उस दिन सामने वाली पार्टी से पैसे कलेक्ट कर लीजिएगा।
बैंक बोलेगा इसमें मुझे क्या मिलेगा, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। तो उस टाइम पे आप बोलोगे कि 1 लाख रकम इसमें लिखी हुई है, आप एक काम करो 98,000 मुझे दे दो, 2,000 रुपये आपकी कमाई हो जाएगी ऊपर के, बस आपको 5 दिन वेट करना है, आपको तो आपका पैसा पूरा आपका पूरा वापस मिल रहा है ना। सो बैंक सोचेगा हाँ यार बात तो कमाल की कर रहा है कि भैया मेरा तो फ़ायदा हो ही रहा है ना, मुझे बस कुछ नहीं करना है, मुझे अभी इसको पैसे देने हैं, वो भी कम पैसे देने हैं, थोड़े दिन बाद जब मैच्योरिटी डेट आ जाएगी सामने से मुझे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, तो मैं अपना काम चला सकता हूँ, और जो भी डिफरेंस का अमाउंट है वो मेरा इंटरेस्ट मतलब वो हो जाएगा, इनकम हो जाएगी, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो बैंक फिर ऐसा काम करता है, बैंक ऐसे लोगों को डिस्काउंट करके देता है उनके बिल को, मतलब बिल का एक्चुअल अमाउंट ना पे करके थोड़ा सा कम अमाउंट पे करना, और जो भी रिमेनिंग अमाउंट है मतलब जो भी अमाउंट है वो सामने वाली पार्टी से कलेक्ट करना, और जो भी डिफरेंस आएगा दोनों के अमाउंट में वो खुद का क्या मान लेना, इनकम मान लेना। सो दैट इज कॉल्ड इन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है। अब है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये क्या बोलते हैं, दीज आर नेगोशिएबल अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेड इन द बेयरर फॉर्म, दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स and financial individuals institutions to individuals corporation and companies। जैसे बाकी सब में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थी, यहाँ पे कौन कर रहा है इशू, कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, किनको कर रहे हैं, या तो इंडिविजुअल्स को कर रहे हैं या कॉर्पोरेशंस को कर रहे हैं या कंपनीज को कर रहे हैं, ये सारी बातें याद रखनी है। और मैं तो ये बोलूँगी बस शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त ना एक ऐसी टैबुलर प्रेजेंटेशन बना लेना जिसमें आप लिख लेना कि ये किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, ये किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, ये किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, और यही पेपर से पहले अपने पास रखना और थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, तुम्हें पेपर में कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। It is used during periods of tight liquidity by commercial banks to meet the demand for credit. Maturity period of these instruments range from 91 days to 1 year. Maturity period इनका वैरी करता है 91 days से 1 साल तक के लिए, और banks are not allowed to discount these instruments। जैसे पिछले उसमें पढ़ा था ना हमने, डिस्काउंटिंग अलाउड है, यहाँ पे डिस्काउंटिंग अलाउड नहीं है, ठीक है, इनकी डिस्काउंटिंग नहीं होती है। ये हो गया हमारा मनी मार्केट कंप्लीट। अब हम शुरू करेंगे हमारा दूसरा मार्केट, वो है कैपिटल मार्केट। याद है ना मैंने पढ़ाया था मनी मार्केट मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स वाला मार्केट जिनकी मैच्योरिटी टाइम पीरियड 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाती है, और हमने सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ ही लिए, किसी की 15 दिन थी, किसी की 14 दिन थी, किसी की 60 दिन थी, किसी की 3 महीने थी, लेकिन सारी की सारी 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो रही थी, राइट, और सारी ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वाली चीज़ें थी। यहाँ से शुरू होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मैच्योरिटी टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा की होती है। ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, मीडियम या लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं, ठीक है। सो इट सेज कैपिटल मार्केट में इट रेफर्स टू द मार्केट और मीडियम थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड्स both equity and debt are raised and invested. It comprises channels through which the savings of the community are made available for the business sector and public in general. The capital market consists of development banks, commercial banks and stock exchanges. Instruments used in the capital market are shares, debentures, bonds, mutual funds and public deposits. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं ये सारे यहाँ पे मेंशन है, और सारे ही ध्यान दीजिएगा इनकी मैच्योरिटी टाइम पीरियड यूजुअली 1 साल से ऊपर की होती है, ठीक है, और ये इनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग ये इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और ये मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों ही फंड्स में डील करता है, बोथ इक्विटी एंड डेट, मतलब यूँ नहीं है सिर्फ इक्विटी में, बोथ इक्विटी एंड डेट। ये है बहुत बेसिक चीज़ें, बहुत छोटी चीज़ें, लेकिन ना जब एकदम से इनसे क्वेश्चन उठा के आ जाता है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये पढ़ा था क्या, क्योंकि मैक्सिमम कैपिटल मार्केट में हमने पढ़ा था इक्विटी, ये डेट कहाँ से आ गया, तो नहीं, दोनों में ही डील करती है ये पर्टिकुलर चीज़, ठीक है। तो ऐसे जो भी बेसिक चीज़ें पढ़ते हो ना उनको थोड़ा सा मतलब जब पढ़ रहे होते हो ना कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ा करो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए ना तुम्हें एकदम से झटका नहीं लगे कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं था, या तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। फीचर्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट फीचर है डील्स विद लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। शॉर्ट टर्म वाले तो मनी मार्केट में जाते हैं, तो उससे बड़े वाले जितने भी हैं वो यहाँ पे जाएंगे। लिंक बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट के इनिशियल उसमें ही सिखाया था कि भैया ये फाइनेंशियल मार्केट क्या मदद करता है, ये सेवर से उठा के इंसान को इन्वेस्टर बनाता है, सेविंग्स को वहाँ उसके हाथ से निकाल के बिजनेस फर्म्स में लगाता है जहाँ पे उसकी अच्छे से इस्तेमाल हो पाती है और पैसे को अट्रैक्ट करने में मतलब सहायक होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कैपिटल मार्केट के थ्रू होता है, और कैपिटल मार्केट सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। मेक यूज़ ऑफ डिफरेंट इंटरमीडियरीज, बहुत सारे मिडल मैन इन्वॉल्व होते हैं, ब्रोकर्स, अंडर राइटर्स, एजेंट्स, दिस दैट, तो वो सारे उनके बारे में बात हुई है। लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, इससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है क्योंकि इससे हमेशा कंस्ट्रक्टिव काम होता है।
फिर है ऑपरेट्स फ्रीली बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। वैसे तो इसमें डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल्स होता है कि भैया जो डिमांड है, जो सप्लाई है, उसी के बेसिस पे हर एक चीज़ चलेगी, लेकिन अल्टीमेटली मतलब जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल फ्री हैंड नहीं छोड़ता, वो एट टाइम्स इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ पॉलिसीज बनाता रहता है और इसे रेगुलेट करता रहता है। ठीक है, चलिए अब आता है समय हमारे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के डिफरेंसेस को समझने का। भैया इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, एक एक करके सारे हम पढ़ेंगे। बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इधर लिखे हुए हैं, कैपिटल मार्केट इधर है, मनी मार्केट इधर है। टाइम स्पैन ऑफ सिक्योरिटीज, सबसे बेसिक क्वेश्चन, कैपिटल मार्केट मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करता है, वेयर जो मनी मार्केट है वो हमारे शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करता है, जिसका मेच्योरिटी टाइम पीरियड 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। लिक्विडिटी की बात करें तो ये बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं, मनी मार्केट वाले बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कैपिटल मार्केट लिक्विडिटी नहीं रखता है, कैपिटल मार्केट में भी लिक्विडिटी है, लेकिन व्हेन इट इज़ कंपेयर टू मनी मार्केट तो इसकी लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होती है। आप ये समझो कोई चीज़ है जिसका मेच्योरिटी टाइम पीरियड ही 14 डेज है या 15 डेज है या फॉर दैट मैटर 1 महीना है, तो उसकी लिक्विडिटी कितनी ज़्यादा होगी, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर वो ऐसे बिल्कुल कैश में कन्वर्ट हो पा रहा है, राइट? तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लिक्विडिटी है, कैपिटल मार्केट ऑब्वियसली लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। हमने फाइनेंशियल मार्केट का जब इनिशियल पढ़ा था हमने यही पढ़ा था कि ये सारे मार्केट लिक्विडिटी के लिए ही फॉर्म किए जाते हैं, तो यहाँ पे लिक्विडिटी है। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करो, भैया ये तो ज़्यादा वो वाली है ना, क्योंकि इसका मेच्योरिटी टाइम पीरियड ही बहुत कम है, तो लिक्विडिटी तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी इनहेंस होगी ना उस चीज़ से, तो इसलिए यहाँ की लिक्विडिटी कम होएगी इसके कंपैरिजन में, बट स्टिल इट इज़ लिक्विड। ठीक है, तो अगर कहीं पे कुछ ऐसा ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आता है कि कैपिटल मार्केट इज़ नॉट लिक्विड, तो वहाँ पे वो फॉल्स आंसर आएगा। सेंटेंस होना चाहिए कैपिटल मार्केट इज लिक्विड बट व्हेन इट इज कंपेयर टू मनी मार्केट इट इज लेस लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट है रिटर्न्स एक्सपेक्टेड, दे ऑफर हायर पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज द सिक्योरिटीज आर फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ये ज़्यादा गेन आपको करवा सकते हैं क्योंकि मेच्योरिटी टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है, सिक्योरिटीज़ का टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है गेन होने की। ठीक है, ये जबकि शॉर्टर ड्यूरेशन के साथ होती है तो प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहती नहीं है। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करो, इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड आर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म वाले। यहाँ पे हम अभी पढ़ चुके हैं ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जितना भी हमारा कॉल रेट वगैरह, सॉरी कॉल मनी वगैरह है वो सारा आ जाता है। रिस्क की बात करें तो ये रिस्की होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के, जबकि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करो तो ये थोड़े से कम रिस्की होते हैं क्योंकि बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होते हैं। भैया कोई धोखाधड़ी करेगा भी करेगा तो कितने ड्यूरेशन के अंदर अंदर कर लेगा। फॉर से हम 7 दिन का ड्यूरेशन रखते हैं किसी चीज़ का, या फॉर दैट मैटर हम 14 डेज़ का ड्यूरेशन रखते हैं। 14 डेज़ में कोई इंसान अपना बोरिया बिस्तरा लेके तो नहीं उड़ सकता ना, सोच के देखो एकदम से। जैसे वो 21 रुपये में पैसा डबल वाली स्कीम आई थी, उसमें तो वो लड़की क्या करती है 21 दिन बाद निकल ही लेती है। यहाँ पे रियल लाइफ में इतनी जल्दी निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता कि आपने पूरा फर्नीचर बेच दिया, आपने पूरा ऑफिस बेच दिया, ये कर लिया वो कर लिया और आप निकल गए कहीं दूर, वो लेके डायमंड्स लेके। वैसा रियल लाइफ में इज़ नॉट पॉसिबल, इतनी जल्दी लोगों को धोखा दे के बाहर निकलना थोड़ा सा टाइम लगता है। बट हाँ, करने वाले करते भी हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। जो लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करके बैठे होते हैं वो लोग कर लेते हैं, बट मैक्सिमम टाइम ये क्योंकि गवर्नमेंट, आरबीआई या फिर ऐसे बड़े बड़े क्रेडिट वर्दी कंपनीज द्वारा इशू किए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम मानते हैं कि कम रिस्क ही होगा इसमें, क्योंकि सामने वाला हमें धोखा देगा तो उसकी गुडविल तो पूरी चली जाएगी ना उस सिनेरियो में। दैट्स द थिंग। चलिए अब यहाँ आता है कैपिटल मार्केट के टाइप्स। ये बोलते हैं कि भैया कैपिटल मार्केट में अपने अलग 2 कैटेगराइजेशन किए हुए हैं। वन इज नोन एज प्राइमरी मार्केट, अनदर वन इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, प्राइमरी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर कोई चीज़ होगी तो वो यहाँ होगी। तो अगर कोई कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इशू करती है तो वो इस मार्केट में आती है। बट वही सिक्योरिटीज क्योंकि एक बार इशू हो गई हैं तो अब तो बस ट्रेडिंग होएगी ना, एक इंसान से दूसरे इंसान के हाथ में जाएगी, दूसरे इंसान से तीसरे इंसान के हाथ में जाएगी, तीसरे से चौथे के हाथ में जाएगी, तो उनके लिए जो मार्केट अवेलेबल है वो है सेकेंडरी। ठीक है, तो जब कंपनी से लेके उस पर्टिकुलर फर्स्ट बायर के हाथ में जाती है वो प्राइमरी मार्केट कहलाई जाती है।
लेकिन वही इंसान अगर उसे आगे बेचना शुरू हो जाता है, वो आगे बेचता है, वो आगे बेचेगा, फिर वो आगे बेचेगा, फिर वो आगे बेचेगा, फिर वो आगे बेचेगा, तो वो सेकेंडरी मार्केट की ट्रांजैक्शन बन जाती है, ठीक है। सो दे से डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज इशूड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये ऐसी सिक्योरिटीज में डील करता है जो कि पहली बार इशू की गई है। इट डील्स विद एग्जिस्टिंग और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, ये ऐसी सिक्योरिटीज में डील करता है जो कि सेकेंड हैंड है, पुरानी हो चुकी है। Investors in this market are banks, financial institutions, insurance companies, mutual funds and individuals. इसमें जो investors होते हैं वो होते हैं banks, financial institutions, insurance companies, mutual funds, individuals और वो सब चीज़ें। Helps existing investors to disinvest and fresh investors to enter the market. ये मदद करते हैं already मतलब ऐसे investors की जिनको अब वो शेयर्स नहीं चाहिए, उन्होंने खरीद लिए थे उस टाइम पे बट उनको पैसे चाहिए, तो अब वो डिसइन्वेस्ट करेंगे, मतलब अपने शेयर्स किसी और को बेचेंगे। इन्वेस्ट करना क्या होता है, मतलब शेयर्स खरीदना। डिसइन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, उन शेयर से पीछा छुड़वाना। तो पीछा छुड़वाना होगा शेयर से, तो वो इस वाली मार्केट में जाएंगे। जब उन्हें वो शेयर्स चाहिए होंगे वो इस वाली मार्केट में जाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने नहीं आएगा। यहाँ पे मैं उस बंदे का एग्जांपल दे रही थी जिसने इसमें इन्वेस्ट कर दिया था, अब उसको उस इन्वेस्टमेंट से छुटकारा चाहिए तो वो इधर चला जाएगा। लेकिन कोई ऐसा भी इंसान जिसको वेरी फर्स्ट टाइम उसको इन्वेस्ट करना है बट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में करना है, तो वो भी इधर जाता है। तो यहाँ पे लोग डिसइन्वेस्ट करने भी आते हैं, इन्वेस्ट करने भी आते हैं। तो गलत फहमी मत पालना कि सिर्फ डिसइन्वेस्ट करने आते हैं, ठीक है। Third है funds can be raised for setting up new projects, expansion, diversification, modernization of the existing projects, mergers and takeovers. ये बोलते हैं कि यहाँ पे आप बेसिकली फंड्स किस किस चीज़ों के लिए रेज कर सकते हो। अगर आपको प्रोजेक्ट नया शुरू करना है, अगर आपको एक्सपैंड करना है, अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है मतलब न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, मॉडर्नाइजेशन मतलब अपने एग्जिस्टिंग उसमें चेंजेस लाने हैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में, और मर्जर्स या टेक ओवर्स मतलब किसी और ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर लेना है या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज करना है। सारे चीज़ों में जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम पे हम प्राइमरी मार्केट के थ्रू बच जाते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज आर डन विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रेस्क्राइब बाय सेबी। जितनी भी ट्रेडिंग होते हैं ना वो सेबी द्वारा जो प्रेस्क्राइब नॉर्म्स होते हैं ना उसके अंदर से मतलब उसके अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स कैपिटल फॉर्मेशन, इससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है इनडायरेक्ट वे में। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज। भैया देखो, आप सिक्योरिटीज लेते हो, आए फर्स्ट टाइम लाए हो, तो भाई अब इस सिक्योरिटीज को बेचने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लोगों को बताना तो पड़ेगा कि भैया हमारी कंपनी ऐसे ऐसे सिक्योरिटीज ला रही है, आइए खरीदिए हमसे ये सिक्योरिटीज। करेंगे कि नहीं करेंगे? सो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कंपनीज के पास व्हेन इट कम्स टू उनकी सिक्योरिटीज़ को बेचना। तो फर्स्ट है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आइए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कीजिए। प्रोस्पेक्टस में हम सारी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, हमारी कंपनी क्या करती है, हमारी कंपनी का नाम क्या है, उसकी बेसिक डिटेलिंग क्या है, डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, मेजर डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, हाँ हम कौन से शेयर्स इशू कर रहे हैं, उन शेयर्स की स्पेशलिटी क्या है, हमारी कंपनी के थोड़े से अकाउंट्स के बारे में बता देंगे, हमारी कंपनी की पास्ट रिकॉर्ड्स के बारे में बता देंगे। तो उससे क्या होगा, किसी भी इंसान को एक अंदाज़ा मिल जाएगा जो हमारी कंपनी का नाम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सुन रहा होगा, उसे एक अच्छा सा मतलब प्रॉपर कंपनी का पूरा एक वो मिल जाएगा कि हाँ यार कंपनी ऐसे 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 हमारी कंपनी का बायोडेटा हो गया है, ठीक है। उसको देख के यू विल सेलेक्ट कि इस कंपनी के साथ हमें अपना रिश्ता आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ठीक है। सो मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स बाय पब्लिक कंपनीज इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में अगर हम कोई भी पब्लिक कंपनी जब उतरती है और शेयर्स इशू करती है तो ये उनका फेवरेट तरीका होता है जिसके थ्रू वो पैसा अट्रैक्ट करती है। सब्सक्रिप्शन फ्रॉम पब्लिक आर इन्वाइटेड थ्रू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है और उसके बदले में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने से हमें सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अ डायरेक्ट डील इज मेड टू इन्वेस्टर्स इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल थ्रू द प्रोस्पेक्टस। एक डायरेक्ट डील इन्वेस्टर्स के साथ की जाती है। फिर से ये कंपनी है, ये कंपनी इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली क्या करेगी, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। प्रोस्पेक्टस इशू करके ये उनको बोलेगी कि भैया देख लो हमारी कंपनी के बारे में, पढ़ लिया, अच्छा लगा, ठीक है, आ जाओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर लो। दिस इज डन बाय मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर और मैगजीन। न्यूज़पेपर और मैगजीन का सहारा लिया जाता है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पीपल यही सब चीज़ें पढ़ते हैं। द इश्यूज आर अंडर रिटन एंड लिस्टिंग इज रिक्वायर्ड ऑन एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज। एक स्टॉक एक्सचेंज में तो लिस्टिंग कंपल्सरी होती है व्हेन इट कम्स टू पब्लिक कंपनी इशूइंग शेयर्स। द प्रोस्पेक्टस शुड बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट एंड सेबी।
बहुत सारी एक्ट्स अलॉन्ग विद सेबीज की कुछ गाइडलाइंस हैं प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग कि प्रोस्पेक्टस ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसमें वो होना चाहिए। तो वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफिल करना चाहिए और प्रोस्पेक्टस बिल्कुल वैसा ही बनाना चाहिए जैसा इन एक्ट्स में मेंशन है। देन है ऑफर फॉर सेल। ये क्या बोलता है? ये सेकंड मेथड है। हमारा प्रोस्पेक्टस वाला मेथड कंप्लीट हो गया, प्रोस्पेक्टस के थ्रू हमने कोशिश कर ली है। अगर हम उसके थ्रू कोशिश नहीं करना चाहते तो हमारे पास दूसरा मेथड कौन सा होता है? ऑफर फॉर सेल। इसमें हम सिक्योरिटीज को मिडलमैन के थ्रू वो करते हैं। मतलब जैसे फर्स्ट वाले में क्या कर रहे थे हम, ये कंपनी थी, कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर रही थी, राइट? कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर रही थी उनको प्रोस्पेक्टस दिखा के। बट यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को अप्रोच ना करके क्या करती है? एक मिडलमैन को बीच में हायर करती है जो आगे इन्वेस्टमेंट लाता है उसके लिए। मतलब कंपनी क्योंकि नहीं है, उसको लगता है यार पता नहीं इन्वेस्टर्स खुद से आएंगे कि नहीं आएंगे। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, अंबानी की हो गई, टाटा बिरला वगैरह की हो गई, उनके तो भैया शेयर्स लेने के लिए हर कोई मतलब पागलों की तरह भागता है। लेकिन जो नई कंपनीज होती हैं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आ रही हैं, तो कई बार उनके साथ ऐसा होता है कि उनके शेयर्स खरीदने कोई नहीं आता। तो ऐसे सिनेरियो में उनको लगता है कि यार प्रोस्पेक्टस पे खर्चा कर भी ले तब भी शेयर्स नहीं बिके तो हमारा तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है हम क्या करते हैं? ऑफर फॉर सेल करते हैं, मिडलमैन्स को हायर करते हैं। मिडलमैन्स की ऑलरेडी मार्केट में पहचान है, ये एजेंट्स हैं, ये तो क्या करेंगे? हमारे शेयर्स आराम से बिकवा देंगे। तो यहाँ पे आप सिक्योरिटीज को ऑफर करते हो थ्रू इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कैन बी इशूइंग हाउसेज और स्टॉक ब्रोकर्स। ये कुछ भी हो सकते हैं, इशूइंग हाउसेज हो सकते हैं या फिर स्टॉक ब्रोकर्स हो सकते हैं। अ कंपनी सेल सिक्योरिटीज टू ब्रोकर एट एन अग्रीड प्राइस। अब भैया सोचने वाली बात है कि ये मिडलमैन हमारी मदद क्यों करेंगे? ये ऐसे समाज सेवा करने के लिए तो बैठे नहीं है। तो अगेन ये भी अपने इंटरेस्ट के लिए बैठे हुए हैं। ये आपसे 10 रुपए में शेयर लेंगे, आगे 12 रुपए में बेचेंगे, 2 रुपए अपनी अंडी में डालेंगे। कहने का मतलब ये होगा कंपनी से सस्ते दाम पे खरीदेंगे शेयर्स और आगे महंगे दाम पे बेचेंगे, जिससे कंपनी को शेयर्स बिकवाना था उसका मतलब पूरा हो गया, इस इंसान को इन्वेस्ट करना था उसका मतलब पूरा हो गया, और इस इंसान को बीच की कमाई, बीच का मक्खन खाने को मिल गया, तो इसका मतलब भी पूरा हो गया। A company needs not go through the formalities of issuing securities directly to the public. ऐसे में कंपनी को डायरेक्टली पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू करने की जो मेहनत होती है, जो सरदर्दी होती है, उससे छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि मिडलमैन बीच में आ गया, मिडलमैन की ऑलरेडी पहचान है मार्केट में और लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, तभी वो बैठा हुआ है वहाँ पे और वो आपके शेयर्स को आराम से बिकवा देगा। सो अगर आप ऐसी कंपनी खोल रहे हैं, नई कंपनी खोल रहे हैं और आपको शेयर्स इशू करने हैं और आपको लगता है डायरेक्टली कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो आप मिडलमैन का सहारा ले सकते हैं। Then a private placement. It says allotment of securities by a company to institutional investors and some selected individuals. Helps raise capital in lesser time than public issue. Cost saving method as there are lesser formalities and mandatory and non-mandatory expenses. Allotment of securities by a company to institutional investors and some selected individuals. मतलब आप यहाँ पे पब्लिक को, जनरल पब्लिक को ना दे के पैसा कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को दे रहे। ये सिलेक्टेड इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, आपके जान पहचान वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, आपके एम्प्लॉयज, कोई भी हो सकता है। एम्प्लॉयज नहीं, मतलब कोई भी ऐसा जान पहचान वाला। ठीक है, हेल्प्स रेज कैपिटल इन लेसर टाइम देन पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में बहुत टाइम लग जाता है बिकॉज यू हैव टू वेट फॉर पब्लिक टू सेंड यू द सब्सक्रिप्शन अमाउंट और सब बाकी सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने में। बट यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। क्यों जल्दी हो जाता है? क्योंकि आपके जान पहचान वाले लोग हैं, आप उनसे बोलेंगे वो आपको पैसे भिजवाएंगे, आप उनको शेयर्स इशू करोगे, 2 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। कॉस्ट सेविंग मेथड है as there are lesser formalities and mandatory and non-mandatory expenses. लेसन मतलब इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है और ज़्यादा सरदर्दी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जान पहचान वाले लोग हैं, ज़्यादा कोई मैंडेटरी ऐसी सिचुएशन भी नहीं बीच में डाली हुई है कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी आपका थोड़ा सा एफर्ट सेव हो जाता है। फिर आते हैं राइट इश्यूज़। राइट इश्यूज़ क्या होते हैं? कुछ शेयर होल्डर थे मेरे पहले से, ठीक है, अब मेरे को नए शेयर्स लाने हैं, ठीक है। अब मैंने उन्हीं को बोला कि आप लेना चाहेंगे क्या, मतलब आर यू इंटरेस्टेड और शेयर्स खरीदने में? तो वो बोलेगा मैं क्यों लूँ, मेरे पास पहले से है। तो आप उन्हें बोलेंगे देखो, अगर आप नहीं ले रहे हो तो ऐसा समझो
कि दूसरे लोग आएंगे, दूसरे लोगों ने अगर आपसे ज़्यादा शेयर्स ले लिए, उनकी रकम ज़्यादा हो गई हमारी कंपनी में, तो हम उनकी सुनेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। मतलब ऑनरशिप क्या होगी, डाइल्यूट होगी। तो उसको समझ में आएगा यार नहीं, इस कंपनी पे तो मेरा कंट्रोल है, इस कंपनी का कंट्रोल मैं किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। तो वो बोलेगा ठीक है तू मुझे ही बेच दे। तो ऐसे में राइट इश्यूज, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक ऑफर दिया जाता है कि न्यू इश्यूज आ रहे हैं, आपको खरीदने हैं क्या? वो बोलेंगे हाँ हमें खरीदना है, तो आप उनको वो पकड़ा देते हैं। Privilege to existing shareholders to subscribe to new shares according to the terms and conditions of the company। ये एक privilege है जो existing shareholders को दिया जाता है नए shares को subscribe करने के लिए, और terms and conditions जो होते हैं कंपनी की उसके according। Existing shareholders are offered a right to buy new shares excuse me in the proportion of to the number of shares they already possesses। मतलब देखो उनके पास मान लो अगर पहले से 30% शेयर्स हैं, ठीक है, तो उसी प्रोपोर्शन में उन्हें अगले शेयर्स इशू, मतलब जो राइट शेयर्स होंगे, जो नए शेयर्स इशू किए होंगे, उसमें प्रोपोर्शन दिया जाएगा। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपका जितना ऑनरशिप होगा ना, उसके प्रोपोर्शन में ही आपको नए वाले शेयर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हर किसी को इक्वल चांस मिलेगा, ये भी चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा EIPO। ई का मतलब आप समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक। ये डिजिटलाइजेशन के बाद जो नया सिस्टम आया था उसका रिजल्ट है बेसिकली। सो दिस इशू ऑफ कैपिटल टू द जनरल पब्लिक थ्रू एन ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे ऑनलाइन आप लोगों को बताते हैं कि देखिए हमारी कंपनी है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए ये करिए ये करिए। तो मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी पूरी ट्रांजैक्शंस होती है, और इसको a company needs to enter into an agreement with the stock exchange. This is called an initial public offering। कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के साथ अग्रीमेंट पे आना पड़ता है, और इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी बोला जाता है। ब्रोकर्स रजिस्टर्ड विद सेबी आर अपॉइंटेड फॉर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस एंड प्लेसिंग ऑर्डर्स विद द कंपनी। ब्रोकर जो कि सेबी के यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हें अपॉइंट किया जाता है ताकि वो एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर सके और कंपनी के पास ऑर्डर प्लेस कर सके। सो बेसिकली पूरा एक चेन बनाया जाता है, एक सिस्टम बनाया जाता है, ताकि ऑनलाइन हम आपको दिखाएं कि ये कंपनी है, ऐसा सब है, आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन करिए, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन, पैसे ट्रांसफर होंगे। और बीच में हमने मिडिलमैन रख दिया है जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं उनको, और वही मिडिलमैन क्या करेंगे, वहां से ऑर्डर्स एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ द रजिस्ट्रार बाय द इशूअर कंपनी फॉर बिल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी विद द एक्सचेंज। ऑब्वियसली इसके लिए पूरा आपको एक अच्छी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी मेंटेन करनी पड़ती है, आपको प्रॉपर वेबसाइट और ये सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी, जितनी भी चीज़ें टेक्निकल होती हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर। Issuer company may get its securities listed on any other stock exchange except for the one from where it offered its securities। So basically what they are saying is कि issuer company को कहीं ना कहीं अपने आप को लिस्ट कराना पड़ता है, कहीं भी किसी स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन उस स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जिसके थ्रू ये पूरी प्रोसेस कर रही है, किसी और एक्सचेंज में, ठीक है। सो ये लेटेस्ट तरीका है मतलब अपने शेयर्स इशू करने का। तो 5 तरीके हमने पढ़े हैं। फर्स्ट है प्रोस्पेक्टस इशू करके नॉर्मल जनता को वैसे ही मौका देना। ऑफर फॉर सेल में हम मिडलमैन्स के थ्रू मौका देते हैं जनता को। प्राइवेट प्लेसमेंट में हम अपने सगे बंधुओं को इकट्ठा करते हैं और उनको ऑफर देते हैं। राइट इश्यूज में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको मौका दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप सिर्फ तभी, मतलब इस तरीके के थ्रू पैसे तभी आप रेज कर सकते हैं जब सामने वाली कंपनी जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी, उसने पहले भी कभी शेयर्स इशू किए थे, ठीक है। राइट इश्यूज तो तभी होंगे ना, वही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे तभी तो राइट इश्यूज होंगे। और राइट इश्यूज बेसिकली कोई भी कंपनी सेकेंड टाइम जब इशू कर रही होती है तभी एप्लीकेबल होता है, फर्स्ट टाइम पे एप्लीकेबल नहीं होता। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा इसको आंसर करने से पहले। EIPOs लेटेस्ट तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे प्राइमरी मेथड कंप्लीट हो गया है हमारा, अब शुरू हो रहा है हमारा सेकेंडरी मेथड जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। द सेकेंडरी मेथड ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट डील्स एंड एग्जिस्टिंग और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। एग्जिस्टिंग या सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज जो होती हैं उनमें डील करता है ये। स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जो कि बाइंग और सेलिंग में, मतलब सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग में मदद करवाता है। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ऐसे डिमांड जिनके पास होती है उन लोगों और जिनके पास सप्लाई होती है उन लोगों को मिलाने के लिए।
And as a very first step towards generating interest of investors in corporate securities, the government of India introduced the Companies Act in 1950. The first stock exchange was established in 1875 as the Native Share and Stock Brokers Association in Bombay. It was later renamed as Bombay Stock Exchange. जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है. पहले इसका नाम हुआ करता था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन. बॉम्बे में लोकेटेड था, बट उसका नाम चेंज करके अब BSE रख दिया गया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रख दिया गया है. 1875 से चलता हुआ आ रहा है. मतलब तुम सोचो, शेयर्स वेयर्स के बारे में नॉर्मल बात करना आजकल शुरू किया हमने. पिछले 10, मतलब अगर मैं बोलूं 10 साल पहले ज्यादा शेयर्स और इन म्यूचुअल फंड्स में कोई इंटरेस्टेड भी नहीं होता था. 5 साल पहले थोड़ी बहुत बात शुरू हुई, 3 साल से इसके बारे में कुछ ज्यादा ही बात हो रही है. बिटकॉइन, ये वो इन सब चीजों के बारे में बात हो रही है, राइट. बट ये शेयर, मतलब ये जो स्टॉक एक्सचेंज है कितना पुराना है, 1875. सोचो, मतलब हमारी पुश्तें नहीं जमी होंगी तब से चल रहा है, एग्जिस्टेंस में है और रिकग्निशन अब मिल रही है. बताओ. Subsequently, over the years, the stock exchange were also developed in Ahmedabad, Calcutta and Madras. एक एक करके और भी जगह stock exchanges बनने लगे, जैसे अहमदाबाद, कैलकाटा, मद्रास में. Till the 1990s, the Indian secondary market comprised only regional stock exchange. 1990 से पहले इंडियन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ रीजनल स्टॉक एक्सचेंज होते थे. जैसे एक भोपाल में था, एक इंदौर में है. भोपाल वाला तो कहीं मतलब बंद होने के कगार पे ही हो गया. ये रीजनल लेवल पे जो होते हैं ना, वो स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे 1990s तक. उसके बाद नेशनल लेवल पे खुलने लगे. After the economic reforms of 1991, the Indian stock market acquired a 3-tier system comprising regional stock exchanges, national stock exchanges, and over-the-counter exchange of India. 1991 जब LPG रिफॉर्म्स आए थे, उसके बाद जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसने 3 टायर सिस्टम में अपने आप को कंप्राइज कर लिया. एक तो नेशनल वाला हो गया, एक रीजनल वाला हो गया, एक ओवर द काउंटर वाला हो गया. ठीक है, तो ये 3 मेन है. इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है. फर्स्ट है मार्केटेबिलिटी और लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं. ऑब्वियसली देखिए, मैंने आपको एक बार एक एग्जांपल दिया था कि मैं कोई प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, लेकिन मेरे पास कोई मार्केट नहीं है जहाँ पे कस्टमर्स आते हैं और मैं उन प्रोडक्ट्स को बेच पाऊँ. तो ऐसे में मुझे दर दर भटकना पड़ेगा, हर किसी के घर जाके उनसे पूछना पड़ेगा, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए. कितना डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, राइट. तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आपको अगर एक मार्केट मिल जाता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे सेलर्स भी आ रहे हैं, बायर्स भी आ रहे हैं, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती हैं. आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है अपने प्रोडक्ट को कैश में कन्वर्ट करना. दैट्स व्हाट वी कॉल लिक्विडिटी, राइट. कैश में किसी चीज को कन्वर्ट करना, तो उस चीज को अगर आपको कैश में कन्वर्ट करना है तो आप आराम से ये चीज कर सकते हैं. द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म वेयर सेल एंड परचेज ऑफ एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज कैन टेक प्लेस, फैसिलिटेट्स द कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज टू कैश एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स टू डिसइन्वेस्ट एंड री-इन्वेस्ट, रेंडर्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द सिक्योरिटीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनके लिए लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड कर देती है. अपॉर्चुनिटी देती है इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट भी करने की, डिसइन्वेस्ट भी करने की, री इन्वेस्ट भी करने की. फैसिलिटेट्स द कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज़ टू कैश. कैश में सिक्योरिटीज़ को कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और यही लिक्विडिटी होती है. ठीक है. सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस. ऑब्वियसली किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटर्मिन होता है, उसके डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे. तो मार्केट में तुम हो, मार्केट में तुम्हें पता चल जाएगा सिक्योरिटी की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, और उसी के बेसिस पे तुम प्राइस डिटर्मिन कर सकते हो, जिससे तुम्हें किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल सिक्योरिटी का प्राइस अपने आप पता चल जाएगा. एक्ट्स एज अ मैकेनिज्म फॉर कंटिन्यूअस वैल्यूएशन ऑफ द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज थ्रू द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. दिस वैल्यूएशन सर्व्स एज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट. इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बायर्स और सेलर्स को मार्केट के बारे में. Fair and safe market provides a safe and fair market for the trading of securities through its well regulated and well defined legal framework. पहले के ज़माने में हम ये सेंटेंस नहीं यूज़ कर सकते थे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, क्योंकि ज़्यादा रेगुलेटरी नहीं, मतलब रेगुलेशंस होती नहीं थी यहाँ पे. बट आज की डेट में बहुत हद तक हमने रेगुलेट कर लिया है इस मार्केट को, और अब यहाँ पे मैक्सिमम फेयर ट्रेडिंग ही होती है, अनलेस एंड अनटिल बहुत कोई सुपर एकदम दिमाग वाला इंसान नहीं आता और वो पूरे मार्केट को हिला के नहीं रख देता. तब तक हमें कोई भी ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, फेयरली ही चलता है हर एक चीज़.
फिर है facilitates economic growth. By facilitating the sale and purchase of securities, the stock exchange helps in channelizing savings to the most productive investment, thus in turn promotes capital formation and economic growth. इससे कैपिटल फॉर्मेशन भी होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है. कैसे होती है? इससे हम आराम से सिक्योरिटीज़ को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं. तो ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम में पूरी ट्रांजैक्शन चलती रहती है, पैसे का लेन देन चलता रहता है. मतलब हर एक चीज़ मूव करते हैं और इसी के बेसिस पे तो कोई भी इकॉनमी मूव करती है. इकॉनमी मूव करना कब खत्म करती है, कब बंद करती है? जब चीज़ें स्टैग्नेंट हो जाती है ना, डिमांड आ रही है ना सप्लाई हो रही है, चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, पैसा इधर से उधर नहीं आ रहा, तब एक पर्टिकुलर इकॉनमी के लिए बहुत बुरी वाली सिचुएशन आ जाती है. बट क्योंकि ये एक मार्केट है और जो डिमांड और सप्लाई को बहुत ज़्यादा वो करके चीज़ों को मूव करवाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इकॉनमी चलती रहती है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो ग्रो भी करती है. ठीक है. अब वैसे ना जो लोग इकोनॉमिक्स में ये सारी कॉन्सेप्ट पढ़ के आए होंगे ना, उनको मेरा बोलना समझ में आ रहा होगा. जिनकी इकोनॉमिक की टर्म्स वो नहीं है ना ज़्यादा, मतलब आपने ध्यान से पढ़ा नहीं इन सब चीज़ों के बारे में कि कैसे इकोनॉमी को अच्छी तरह चलाया जा सकता है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है, तो आपको माइट भी अभी मेरी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी. इसलिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ इकोनॉमिक्स की सारी चीज़ों को पहले अच्छे से पढ़िएगा, तभी ये सारी चीज़ें आपके लिए सेंस बनाएंगी. ठीक है. नेक्स्ट है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कर्व. The stock exchange encourages people to invest in securities by regulating new issues, providing investor education and better trading practices. Stock exchange encourage करता है लोगों को कि आइए इन्वेस्ट कीजिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करता है और अच्छी ट्रेडिंग मतलब प्रैक्टिसेस भी वो करता है. मतलब जैसे फेयर ट्रेडिंग दे रहा है तो लोग और इनकरेज होंगे. एक ने कमाया, दूसरे को लगेगा यार मुझे भी कमाना है, वो भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, उसको देखते हुए 10 लोग और आएंगे. तो ऐसे ही कहीं ना कहीं हमारी जो इन्वेस्टिंग की वो है ना आदत, उसको थोड़ा सा मजबूत करता जा रहा है. स्कोप फॉर स्पेकुलेशन. ऑब्वियसली हर एक चीज़ बहुत ही अनफोर्सिनेबल होती है. यहाँ पे आपको नहीं पता कौन सी स्टॉक का प्राइस कब ऊपर चढ़ जाए, कब नीचे चल जाए, तो थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन तो चलता ही है, सट्टेबाजी तो चलती ही है काइंड ऑफ. अब देखिए हमने पढ़ा पहले कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है, राइट. अब हम पढ़ रहे हैं कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. Starting with the first one, there is a sale of securities by the new companies or further new issues of the security by existing companies to the investors. यहाँ पे new issues होते हैं, चाहे कंपनी नहीं हो या पुरानी हो, फर्स्ट टाइम इशू कर रही है तो वो यहाँ पे जाएगा. Whereas जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं वो यहाँ पे ट्रेड होते हैं. सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू इन्वेस्टर्स डायरेक्टली. यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी ही सिक्योरिटीज बेच रही है इन्वेस्टर्स को. जैसे मैंने आपको पहले वाला तरीका बताया था, कंपनी ने न्यूज़पेपर में, मैगजीन में खबर छपाई, लोगों ने पढ़ी, लोगों ने कंपनी को अप्रोच किया, कंपनी ने अपने शेयर्स बेचे. कौन दो लोग ट्रांजैक्शन में आए? कंपनी और इन्वेस्टर डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंक में आए, चाहे वो मिडलमैन के थ्रू भी क्यों ना आए हो. मतलब सेकंड जो ऑफर फॉर सेल था उसमें मिडलमैन इन्वॉल्व था, लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन तो चल रही थी किस किस के बीच में? कंपनी और उस पर्टिकुलर इंसान के बीच में ना. तो यहाँ पे इंसान और कंपनी डायरेक्टली बात करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, तो कंपनी ने मुझे बेचे थे, मुझे आगे किसी को बेचने, तो मेरे और उस इंसान के बीच में ट्रांजैक्शन होगी, कंपनी का कोई लेना देना नहीं होगा यहाँ पे. तो कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है. द फ्लो ऑफ फंड्स इज फ्रॉम द सेवर्स टू इन्वेस्टर्स, दैट इज प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन. यहाँ पे डायरेक्टली जो सेवर्स होते हैं, जिन्होंने पैसे सेव करके रखे हैं, उनसे पैसे निकल के इन्वेस्टमेंट के रूप में दूसरे के जेब में आ जाते हैं, तो सेवर से इन्वेस्टर्स बन जाते हैं. वेयर इज इट एनहांसेस एनकैशेबिलिटी, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पे ऑलरेडी शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ था किसी ने, जैसे अब वो किसी और को पास ऑन करना चाहता है, फिर वो किसी और को पास ऑन करना चाहता है, तो आपकी सिक्योरिटीज़ को लिक्विडिटी मिल गई है, पैर मिल गए जिनसे वो एक दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं. ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस. प्राइमरी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज़ खरीदी जाती हैं. वैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे कोई इंसान इन्वेस्ट भी कर सकता है, डिसइन्वेस्ट भी कर सकता है, री इन्वेस्ट भी कर सकता है. मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो शेयर्स होंगे उनको बेच भी सकता है. तो यहाँ पे लेन देन दोनों ही चलता है, वेरस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेना चलता है. कंपनी तो आपसे शेयर्स नहीं खरीदेगा ना, सोच के देखो. मतलब कंपनी ने न्यू शेयर्स इशू किए हैं, आप हैं, आप दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन चल रही थी, अब आपके पास पुराने कोई शेयर्स पड़े हुए, आप कंपनी को बोल रहे हैं मुझसे ले लो, कंपनी बोलेगा मैं क्यों लूँ भाई, मेरा क्या लेना देना इन सब. तो यहाँ पे सिर्फ आप खरीदते हैं, वैसे यहाँ वाले में आप खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं. आपने कहीं से शेयर्स खरीदे किसी दूसरे इंसान से, आपने अपने शेयर्स किसी और को बेचे. प्राइजेस आर डिटर्मिन्ड बाय एंड डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. यहाँ पे जो प्राइस होते हैं ना वो कंपनी डिसाइड करती है कि मुझे अपना शेयर्स कितने रुपए में बेचना है. वेरस यहाँ की बात करें, प्राइजेस आर डिटर्मिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई फॉर द सिक्योरिटी. डिमांड और सप्लाई के ऊपर मतलब सिक्योरिटी की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है उस पर बेस्ड होता है कि हमें क्या करना है. देयर इज नो फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन. इसकी कोई फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती, कंपनी कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है. लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक जॉब मतलब वो होती हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू ही हो पाता है, तो स्टॉक एक्सचेंज कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में लोकेटेड होता है, तो वो चीज़ लिखी हुई है.
ट्रेडिंग प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बच्चों को पता नहीं क्यों इसमें ज़्यादा तकलीफ जाती है, बट बहुत सिंपल है। ट्रेडिंग प्रोसीजर में सबसे पहले आता है कि किसी भी इंसान को, ट्रेडिंग प्रोसीजर का मतलब क्या होता है वो समझा देती हूँ। किसी भी इंसान को अगर इन्वेस्ट करना है, फर्स्ट से कल आप ही सोचते हैं कि मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आप एक ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे, ऐसा ब्रोकर जो कि सेबी के पास रजिस्टर्ड होगा। ध्यान दीजिएगा, मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स बैठे हुए हैं जो आपको ठग सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी ब्रोकर के पास अगर आप जाते हैं तो उनसे चेक कीजिएगा कि क्या वो सेबी के पास रजिस्टर्ड हैं, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, सब कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होते हैं, उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ब्रोकर के पास जाइए, ब्रोकर को अपना डीमैट अकाउंट खोलने के लिए बोलिए, ठीक है। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट होता है जिसके बीच में आपके शेयर्स रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे रखे जाते हैं ना, वैसे ही आपके डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स रखे जाते हैं। तो आपके शेयर्स को, आपकी सिक्योरिटीज को रखने के लिए जो अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको डीमैट बोलते हैं, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट यू कैन से। फिर उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करेंगे कि मुझे इस कंपनी की इतनी इतनी सिक्योरिटीज चाहिए। किसके सामने प्लेस करेंगे? अपने ब्रोकर के सामने। और आपका ब्रोकर उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब उसे पूरा करेगा, और फिर उसके बाद आप उसको पेमेंट देंगे और आपके अकाउंट में सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर देगा। डीमैट अकाउंट के साथ साथ ना एक ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलता है, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट दोनों खुलते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपके शेयर्स आते हैं, बट अगर आपको उनको सेव करके अपने पास ही रखना है तो आपके डीमैट में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको उसे बेचना है आगे तो वो ट्रेडिंग अकाउंट से ही बिक जाते हैं आगे, ठीक है। तो बेचना और खरीदना ट्रेडिंग अकाउंट से होता है, वेरएज डीमैट अकाउंट में हमेशा के लिए सेव करने के लिए सिक्योरिटीज पड़ी होती है। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपनिंग डीमैट अकाउंट, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर सिक्योरिटीज, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, सेटलमेंट, ये होता है आपका ट्रेडिंग प्रोसीजर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम के एडवांटेजेस क्या होते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, कहीं से भी फिजिबिलिटी आ जाती है, कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, बहुत सिंपल हो गया, चीज़ें फास्ट हो गई हैं, कॉस्ट सेविंग हो गई है, एनर्जी सेविंग हो गई है, मतलब ये सारे फायदे हैं। कोई भी फायदा जो डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड है वो सारे के सारे यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी आ गया, आप हर एक चीज़ चेक कर सकते हो, क्लिक के साथ आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो एंड स्टफ। नेक्स्ट है हमारा डीमैटेरियलाइजेशन। ये क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं। डीमैटेरियलाइजेशन में ये बोलते हैं, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द इन्वेस्टर इन द फिजिकल फॉर्म आर कैंसल्ड एंड द इन्वेस्टर इज गिवन एन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री और द नंबर so that he or she can hold it as an electronic balance in an account. This process of holding securities in an electronic form is called dematerialization. भैया देखो, ये बोलते हैं कि पहले के ज़माने में क्या होता था, जब भी कोई इंसान शेयर्स खरीदता था कंपनी से, कंपनी उसे एक पेपर दे देती थी जिस पे लिखा होता था इस पर्सन ने इतने 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 शेयर्स खरीदे हैं हमसे, ठीक है। बट आज की डेट में क्योंकि डिजिटलाइजेशन आ गई है, आज की डेट में ऐसे पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं बनती है, ऐसे पेपर संभाल के रखना किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उन पेपर्स को लेके, उन फिजिकल फॉर्म्स को लेके इंसान को इलेक्ट्रॉनिकली एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है कि भैया तुम्हारा ये नंबर है, तुम इस नंबर के शेयर होल्डर हो और तुम्हें ये चीज़ें, मतलब तुम इतने इतने शेयर्स होल्ड कर रहे हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में फीडेड है। जब भी तुम कंपनी के पास आओगे, उन्हें अप्रोच करोगे, उन्हें ये नंबर वगैरह दिखाओगे, रेफरेंस वगैरह, तो कंपनी तुम्हें सारी डिटेलिंग दे देगी और तुम बेचना भी चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिकली बिक सकते हैं ये, ठीक है। सो डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब यही हुआ कि बेसिकली फिजिकल फॉर्मेट से पेपर्स को, शेयर होल्डर्स के जो सबूत हुआ करते थे, एविडेंसेस होते थे, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया। ओके। Depository. A depository is a technology-driven storage system which keeps securities in electronic form on behalf of the investor. In a depository, shares can be deposited, withdrawn, or sold at any time on instructions given by the investor. It helps to avoid all the paperwork related to share certificates, transfer forms, etc. This system has helped in increasing the speed and efficiency of the trading and settlement of securities. Depository क्या एक technology-driven storage system है जहाँ पे securities electronic format में on behalf of investors saved रहती हैं, स्टोर्ड रहती हैं। ये यहाँ पे शेयर्स डिपॉजिट किए जा सकते हैं, विड्रॉ किए जा सकते हैं, सोल्ड किए जा सकते हैं, मतलब बैंक के यहाँ पे जैसे ट्रांजैक्शन चलती है ना, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। जैसे हम बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उनके पास उस पैसे का और कुछ करवा सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं। इससे पेपर वर्क सारा अवॉइड हो जाता है, आपको कोई भी वो शेयर सर्टिफिकेट्स और इन ट्रांसफर और उन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो जाता है। इसकी वजह से स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ी है ट्रेडिंग करने में। फिर कॉन्स्टेंट्स में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीमैट अकाउंट, इशूइंग कंपनी, इन्वेस्टर, डिपॉजिटरी सिस्टम, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया हुआ, सो यू कैन स्किप इट। बाकी तुम्हें सबका मतलब तो पता ही है, वो सारे तो हमने कवर कर ही लिया है, ठीक है।
फिर आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1992. इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टॉक एक्सचेंज इन 1993 एंड इट कमेंडेड ऑपरेशन फ्रॉम 1994. मतलब 3-4 ईयर्स हैं जो तुम्हें यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे. वैसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सो टेंशन मत लेना. इट वाज सेट अप बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मिडलमैन वगैरह जितने भी थे, इन लोगों ने मिलकर, इंश्योरेंस कंपनीज ने मिलकर एक स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल लेवल पे स्टॉक एक्सचेंज बनाया था जिसको हम NSE बोलते हैं, जो एग्जिस्टेंस में तो 1992 में आ गया था, लेकिन फॉर्मली उसने अपना काम जो अच्छे से ऑपरेशन करना स्टार्ट किया था 1994 में, और ये BSE के बाद आया था. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है NSE BSE से पहले आया था. नहीं, अभी मैंने आपको पढ़ाया BSE बहुत पहले आया था. 1875 में एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, याद रखिएगा. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरल नॉलेज में भी, ठीक है. और जबकि NSE की बात करें तो NSE ने अच्छे से ऑपरेशन 1994 में स्टार्ट किए थे और इसको लाने वाले ये लोग थे. इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि NSE को एग्जिस्टेंस में लाया कौन, तो ये लोगों ने कंबाइंडली मिलके लाया NSE को एग्जिस्टेंस में. NSE के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? नेशन वाइड ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं ट्रेडिंग के लिए. मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ. NSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है. मतलब एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जिसपे कंट्री की कोई भी कंपनी, मतलब वो कहीं पे भी लोकेटेड हो, केरला में लोकेटेड हो, कर्नाटका में लोकेटेड हो, गुजरात में लोकेटेड हो, मध्य प्रदेश में लोकेटेड हो, जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड हो, या नॉर्थ ईस्ट में, कहीं पे भी लोकेटेड हो, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकती है, लिस्ट करा सकती है. अब वो कंपनी जब NSE में अपने आप को लिस्ट कराएगी, हर एक बंदा जो कि NSE के पास जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है. तो हर एक कंपनी को, नो मैटर वो किसी भी लोकेशन पे सिचुएटेड क्यों नहीं है, बहुत ज्यादा इजी हो गया है NSE के थ्रू पैसे रेज करना, ठीक है. उसके अलावा ये अपने इन्वेस्टर्स को एट टाइम्स बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी देती रहती है. स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग फैसिलिटी देती है, एफिशिएंसी अच्छी हो गई है, स्पीड बढ़ गई है. इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी आ गई है, ऑपरेशंस फेयर एंड मतलब उस वे में हो रहे हैं, सेफ वे में हो रहे हैं कि लोगों के पैसे डूबते नहीं, ये इंश्योर करती है. सेबी की गाइडलाइंस मानती है, सेबी के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करती है, मिडलमैन्स को भी मौका देती है बीच में आने का. तो ये सारी चीज़ें NSE की वजह से एग्जिस्टेंस में आई हैं और उसकी वजह से पॉसिबल हुई हैं. इसके 2 मेन सेगमेंट्स हैं. फर्स्ट है होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट, दूसरा है कैपिटल मार्केट सेगमेंट. होलसेल में ये बोलते हैं इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज. मतलब ऐसी सिक्योरिटीज जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फिक्स्ड इनकम मिलेगी ही मिलेगी, जैसे बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए. अब इनमें आप पैसा लगाते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, नो मैटर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है. Securities like state development loans, bonds issued by public sector undertaking, corporate debentures, commercial papers, central government securities, zero coupon bonds, treasury bills are traded. ये पढ़ रहे हैं आप सारी की सारी चीज़ें. ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको गारंटेड रिटर्न देती हैं, ठीक है. उसके बाद कैपिटल मार्केट सेगमेंट में बोलता है दिस सेगमेंट ऑफ NSE डील्स इन ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एज वेल एज द रिटेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ऐसे सेगमेंट में डील करती है कैपिटल मार्केट जिनमें बेसिकली लॉन्ग टर्म फंड्स ऑब्वियसली होते हैं, एंड दूसरा गारंटेड फिक्स इनकम मिले ऐसा ज़रूरी नहीं होता. फिर आ जाता है हमारा सेबी. इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. सेबी एग्जिस्टेंस में कब आया था, क्यों आया था, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या ये इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या ये नहीं है, वो सारे मतलब केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना सेबी और इसके फंक्शंस को. Securities and Exchange Board of India was established in the year 1988 with some basic objective of promoting orderly and healthy growth of the securities market. It aims at investor protection along with promoting the development and regulation of the functions of the securities market. SEBI got a statutory status on 30th January 1992 through an ordinance which is now replaced by an act of parliament known as Securities Exchange Board of India Act 1992. पहले ये नॉर्मली आया, ठीक है, कौन सी ईयर में, 1988 में, लेकिन इसकी पावर्स को एनहेंस किया, इसके लिए स्पेशली एक एक्ट लाए और इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया हमने 1992 में. नाउ व्हाट इज स्टैट्यूटरी बॉडी? देखिए, पार्लियामेंट जो लॉज लाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूट्स, और उन स्टैट्यूट्स की वजह से अगर कोई बॉडी एग्जिस्टेंस में आती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आती है, तो उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है. क्या समझे? अगर मान लीजिए पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है उसे हम बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में स्टैट्यूट, और स्टैट्यूट की वजह से अगर कोई बॉडी एग्जिस्टेंस में आती है, जैसे सेबी एक्ट आया, ठीक है, ये एक लॉ था, एक स्टैट्यूट था, इसमें लिखा हुआ था एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होगी जो कि ये काम करेगी. अब एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म कराया उसकी वजह से हमने, तो स्टैट्यूट की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ. जब जन्म हुआ तो उस बॉडी को जिसका जन्म होता है उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, ठीक है. तो सेबी एक स्टैट्यूटरी
स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई कौन से ईयर में, 1992 में, जब ये पर्टिकुलर एक्ट आया था तो। और इसकी पावर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहले ये बस लोगों को सजेशन देती थी, ऑर्गेनाइजेशंस को सजेशन देती थी, कंपनीज को सिर्फ बोलती थी, लेकिन आज की डेट में ये उनको इंस्ट्रक्शन दे सकती है, उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, 10 और चीज़ें कर सकती है, बहुत पावरफुल बन गई है। उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, मतलब गाइडलाइंस बनाती है। इनके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं रेगुलेशन, प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ढंग से पढ़ो। सेबी रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज मार्केट इन ऑर्डर टू इंश्योर ऑर्डरली फंक्शन। मतलब ये एट टाइम्स बहुत सारी गाइडलाइंस इशू करती है, बहुत सारी रेगुलेशंस ऑर्डर इशू करती है, जिसकी वजह से जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वो अच्छे से सिस्टमैटिक वे में चल पाते हैं। सेकेंड है प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्ट करती है अपने इन्वेस्टर्स को। ये बोलते हैं भैया जिन भी लोगों ने अपने पैसे लगाया उनके पैसे नहीं डूबने चाहिए, वो हमारे कंट्री के लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, तो ये इंश्योर करती है कि उनके पैसे हमेशा प्रोटेक्टेड रहें। Prevention. One of the major objective of SEBI is to check malpractices such as insider trading, violation of the rules and non-adherence of to the Companies Act. In addition to providing legal statutory regulation, it promotes self-regulation by businesses. ये जो गलत प्रैक्टिसेस होती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में उनको भी रोकने वाला काम करती है। तो ये कहीं ना कहीं प्रिवेंट करती है इंसाइडर ट्रेडिंग, वायलेशन ऑफ रूल्स, नॉन एडहेरेंस टू द कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको नहीं मानना एंड स्टफ। कोड ऑफ कंडक्ट, ये एट टाइम्स ना सिर्फ कंपनीज के लिए बल्कि जो हमारे मिडलमैन्स होते हैं उन तक के लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाते हैं कि तुम्हें किस तरह से एक्ट करना है, तुम्हें किस तरह से काम करना है, क्या एक्सपेक्टेड है तुमसे, क्या क्या तुम्हें करना चाहिए इन स्टफ। फंक्शंस में मतलब तीनों चारों फंक्शंस जो भी हमने पढ़े हैं उसी को ही अगर डिटेल्ड वे में देखें तो रेगुलेटरी फंक्शंस में आता है फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। तो ये कंपनीज का रजिस्ट्रेशन करती है, स्टॉक ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन करती है, जितने भी मिडलमैन्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, सबका रजिस्ट्रेशन सेबी के पास होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था अगर आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास जाते हैं तो हम सबसे पहले यही चेक करिए कि क्या वो सेबी में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो वही रजिस्ट्रेशन सेबी करती है अपने यहाँ पे लोगों का, और ऐसे ही नहीं कर देती कि कोई भी मुंह उठा के आएगा हमारे को रजिस्टर कर दो तो सेबी रजिस्टर कर देगा, नहीं। ये सबसे पहले चेक करती है क्या उनके अकाउंट सही हैं, क्या वो सही है, फ्रॉड वाला इंसान तो नहीं है, कोई गलत माल प्रैक्टिस करने वाला इंसान तो नहीं है। सारी चेकिंग करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन देती है लोगों को। रेगुलेटिंग वर्क, सेबी कीप्स अ वॉच ऑन द एक्टिविटीज एंड वर्किंग ऑफ द स्टॉक ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, मर्चेंट ब्रोकर्स। जितने भी लोग हैं जिनको ये रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं या जो भी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वॉल्व है उन सब के लिए ये कहीं ना कहीं उनके वर्क को रेगुलेट भी करती है, ढंग से काम कर रहे हैं, कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे, कोई फालतू हरकत तो नहीं करे, वो सारी चीज़ें चेक करने का काम करती है। लिवाइंग फीस, सेबी लेवाइज फीस और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। मतलब जो भी सेबी एक्ट में लिखा हुआ है, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जब ये काम करती है तो ऑब्वियसली इसको भी तो कहीं ना कहीं से इनकम कमानी है, तो ये सारे काम करने के कहीं ना कहीं थोड़े से फीस लेती है। जैसे कोई स्टॉक ब्रोकर जाए अपने आप को रजिस्टर करने के लिए तो बदले में उनको फीस पे करनी पड़ती है। रेगुलेशन बाय रजिस्ट्रेशन, जैसे आप ऐसे मानिए ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये क्या करते हैं, कोई भी कंपनी अपने आपको रजिस्टर कराने जाती है तो ROC उनसे पैसा लेता है। क्यों? क्योंकि ROC को भी तो अपने फंक्शंस करने हैं ना, ROC को भी तो चलाना है ना अपने ऑफिस को, राइट। तो इस वजह से रेगुलेशन बाय लेजिस्लेशन, Under the Securities Contract Regulation Act 1956, SEBI performs various legislative functions delegated by the Government of India. Government of India भी कभी भी कुछ भी रूल्स बना देती है स्टॉक एक्सचेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए या वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वर्कर्स बोल रही हूँ, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उन सब रूल्स को भी अच्छे से अप्लाई करना, देखना उनकी एडहेरेंस हो रही है कि नहीं हो रही है, वो भी सेबी का काम हो जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट फंक्शन, फर्स्ट आता है ट्रेनिंग। ये क्या करती है, इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू मिडलमैन्स ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट। मतलब बहुत सारे मिडलमैन्स जो यहाँ पे जाके रजिस्टर कराते हैं अपने आप को, उनके लिए ट्रेनिंग, उनको किस तरह से एक्ट करना है, उनको क्या क्या काम करना है, वो सारी चीज़ें, वो कैसे अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं, वो सारा इंश्योर करना सेबी का काम होता है। फिर आता है रिसर्च, मान लीजिए कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अगर रिसर्च करने होते हैं तो वो सेबी करवाती है। फ्लेक्सिबल अप्रोच, सेबी हैज़ अडॉप्टेड अ फ्लेक्सिबल अप्रोच टूवर्ड्स वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। फॉर इंस्टेंस इट हैज़ permitted internet trading and IPOs. This encourages the development of capital market. कैपिटल मार्केट को आगे लाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए कोई भी प्रैक्टिसेस की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो सेबी कभी भी पीछे नहीं हटता, वो सारी चीज़ें करने के लिए वो करता है। मतलब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक वो आए, IPOs आए, अब चाहता तो सेबी उसकी परमिशन नहीं देता, लेकिन उसको पता था कि भैया अगर उनको स्टॉक एक्सचेंज को अपडेटेड रखना है, आज की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग रखना है, तो उसको चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ये अपने अप्रोच को बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से लेके चलता है कि कुछ चेंजेस आएंगे तो मैं अडाप्ट करवा दूंगा तुम्हें उन चेंजेस के साथ। प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोहिबिशन,
First, as SEBI keeps an eye on various activities and operations in the securities market, it works towards prohibiting fraudulent and unfair trade practices. जितनी भी गलत हरकतें होती हैं जिनसे इन्वेस्टर्स का पैसा डूब सकता है, उन सब को रोकने के लिए जिम्मेदार होता है SEBI, ठीक है. चेक्स एंड ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग, कोई भी इंसान इनसाइडर ट्रेडिंग ना करे, वो चेक करना भी इन्हीं का काम होता है ना. व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है अगर कोई इंसान है जिसके पास कंपनी की अंदर की खबर है जिसकी वजह से उसके शेयर्स के प्राइसेस चेंज हो सकते हैं. मतलब मान लीजिए अगर मुझे पता चला है कि कंपनी डिविडेंड इशू करने वाली है, जब डिविडेंड इशू करते हैं कोई भी कंपनी, उसके शेयर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं. मेरे पास ये खबर है, मैं कंपनी की इनसाइडर थी, अब मैं ये खबर खुद तो इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने भाई बंधुओं को कॉल करके बोला अरे इस कंपनी के शेयर्स खरीद लो, इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं. अब उन सब ने खरीद लिए, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस बढ़ गए, ज़्यादातर लोग उसे खरीदना चाहते थे, मेरे भाई बंधुओं ने उसे बेच दिया, तो उसमें उनका प्रॉफिट हो गया, क्योंकि कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, तो उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया. बट ये प्रॉफिट क्या उनको नॉर्मली नहीं मिलता. उनको ये प्रॉफिट क्यों मिला? क्योंकि मैंने उनको अंदर की खबर दे दी थी. तो इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को बोला जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग. तो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकती है, ठीक है. उसके बाद है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन. प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन में ये बोलते हैं SEBI वर्क्स टुवर्ड्स प्रमोटिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. इट प्रोवाइड्स अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मिडलमैन. SEBI ऑल्सो अंडरटेक्स मेनी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स. ये बहुत बार ऐसी ऐसी चीज़ें करती है जिनकी वजह से ना सिर्फ मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रह सके, बल्कि मिडलमैन के बारे में भी सोचती है. मतलब हर वो इंसान जो कि इन्वॉल्व है ना ट्रांजैक्शन में, सबके बारे में SEBI सोचती है इन अ वे और द अदर, ठीक है. एंड इसी के साथ ये पर्टिकुलर चैप्टर भी कंप्लीट होता है. बहुत फास्ट वे में हो गया, ठीक है. मैं अभी सोच रही थी और कुछ होगा, बट ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है. सब कुछ हमने क्रिस्प में समझ लिया है. आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया हो. कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. इसके साथ नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी, तो उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू चेक कर सकते हैं. अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक अवेलेबल है उसके ऊपर जा सकते हैं. एंड साथ ही साथ हम इसके बहुत सारे मॉक टेस्ट रिलीज़ करने वाले हैं CUET के, तो उसका इंतज़ार कीजिए. बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे थे मैम CUET के मॉक टेस्ट कब आ रहे हैं, मॉक टेस्ट कब आ रहे हैं. जैसे ही ये वन शॉट रिविजन खत्म हो जाएंगी सारे चैप्टर्स की, उसके बाद लगातार आपके पास मॉक टेस्ट आएंगे. एंड साथ ही साथ ना सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ के, बट क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एंटरप्रेन्योरशिप को भी चुना है, तो उसके भी आएंगे आपके पास मॉक टेस्ट, ठीक है. तो दोनों ही सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. बहुत जल्दी मैं रिलीज़ कर दूंगी, जस्ट वेट फॉर दैट. तब तक अच्छे से बैठ के बुक्स को पढ़ लीजिए. एंड कोई भी अगर दिक्कत है तो टेलीग्राम का ग्रुप भी है अपना, वहाँ पे आप अप्रोच करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है. ऑल द वेरी बेस्ट. एक लास्ट चीज़ बता दूँ तुम लोगों को कि अगर कोई वीडियो नहीं मिले तो मैं CUET का प्लेलिस्ट में या फिर यूट्यूब पे, तो तुम यहाँ जा सकते हो. दिस इज़ वेबसाइट ऑफ MB. यहाँ पे तुम्हें बस जाके गूगल पे magnetbrains.com टाइप करना है. जैसे ही तुम टाइप करोगे ये पर्टिकुलर वेब पेज खुल जाएगा. यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में CUET दिखेगा. जैसे ही तुम CUET पे जाओगे तुम्हें सारे टीचर्स की फ़ोटोज़ दिख जाएंगी. यहाँ बिजनेस स्टडीज़ का अगर तुम्हें कोई लेक्चर देखना है, इस पर तुम क्लिक करोगे, यहाँ पे सारे लेक्चर्स लाइन से हो जाएंगे. कितने ड्यूरेशन के हैं वो भी तुम्हें पता चल जाएगा. यू जस्ट हैव टू क्लिक इट, फिर तुम्हें वीडियो खुल के दिख जाएगी, तुम अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो और इसी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स को थैंक यू बोल सकते हो. दैट्स इट. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.